चलिए ये एक हो चुका था, कौन सा हो चुका था? प्रोग्रेसिव प्रतिगामी टैक्स हो चुका था ना। आवाज आ रहा है? ठीक, प्रतिगामी टैक्स हो चुका था। बताइए जरा प्रतिगामी टैक्स क्या होता है? प्रतिगामी कौन बताएगा? प्रतिगामी कर बताए थे, क्या बताए? हाँ, आय के साथ क्या होता है? आय के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे आय आपका बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? कर का दर घटता जाएगा। दिखाए थे नहीं इसके बारे में? हो गया था। अगला एक और है अनुपातिक कर प्रणाली। अनुपातिक कर प्रणाली देखिए इसमें क्या होता है? अनुपातिक मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें टैक्स का दायरा जो होता है वह एक स्थिर रहता है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, अनुपात में रहेगा। क्या होगा? ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा इसमें टैक्स का दायरा। मान लीजिए किसी के ऊपर अगर 20 लाख इनकम है, टैक्स का दायरा, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है? ऐसे ही बनेगा 10, 20, 30 और 40, और ये टैक्स का दायरा, ये टैक्स है। तो इसमें क्या होगा? जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, मतलब कहने का मतलब है ये है कि स्टार्टिंग में जो कर पर जितना टैक्स लगता था वही आप जब ज़्यादा भी रुपए कमाएंगे तब भी यही टैक्स लगेगा। बात समझ आएगी? सिंपल सी बात है कि टैक्स का स्लेब, टैक्स का दायरा जो है वह बढ़ेगा घटेगा नहीं, एक अनुपात में एक सीधी लाइन में चलेगा। लेकिन उसका आप चाहें तो उसका बना लें प्रतिगामी का। कौन सा था? प्रतिगामी था ना? प्रतिगामी कर, उसका 10, 20, 30, 40, ये बताओ कौन सा एक्सेस होता है? इसमें जो है टैक्स का दायरा ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा टैक्स का दायरा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय बाद क्या होगा? टैक्स जो है फिर घटने लगेगा। बात समझ में आया? टैक्स ये ग्राफ मैंने उल्टा बना दिया। पहले क्या होता है? टैक्स पहले क्या होगा? प्रतिगामी, सबसे पहले ज्यादा टैक्स लगेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक, ऐसे करें। और ये टैक्स का दायरा ऐसे आएगा। जैसे जैसे शुरू में क्या होगा? टैक्स ज्यादा लगेगा। शुरू में प्रतिगामी टैक्स में समझ लीजिए आप लोग की, प्रतिगामी टैक्स में क्या होता है कि आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ता है टैक्स का दायरा धीरे धीरे डाउन होता रहता है। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि ये धनी व्यक्ति पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता जितना गरीबों पर डालता है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने बताया था, अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपए इनकम, अगर समझिएगा एक बार फिर से देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपए इनकम, कितना है? 1 लाख रुपए इनकम है, और किसी व्यक्ति का 10,000 रुपए इनकम, कितना है? 10,000 रुपए इनकम। 10,000 वाले को 20% देना पड़ रहा है, ठीक है? टैक्स 20% देना पड़ रहा है, जबकि 1 लाख वाले को 15% देना पड़ रहा है, ठीक है? अब इसका 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 85,000 ना? 85,000 मतलब 15,000 दे देंगे टैक्स, 85,000 तो बचेगा ना? बात समझ में आ रहा है नहीं? 85,000 बचेगा, और इसमें से 10,000 में से अगर हम 20% निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 8,000 बचेगा। अब ये बताओ अच्छे कंडीशन में कौन है? 85,000 वाला कि 8,000 वाला? स्वाभाविक सी बात है। तो ये टैक्स जो है
जो ज़्यादा इनकम रहता है भले उसके ऊपर कम लगता है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आया? जबकि अनुपातिक टैक्स में क्या है, इसमें इनकम आपका बढ़े या घटे, टैक्स का दायरा जो है सेम रहेगा। आप 1 लाख पा रहे हैं तो भी 5% टैक्स लगेगा। आइए, अगर आप 2 लाख पा रहे हैं या 10,000 पा रहे हैं तब भी आपका 5% टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है। एक होता है अवकर्मिक टैक्स। अवकर्मिक टैक्स ये सब ऐसे ही इससे बना। हाँ, ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही है सेम। इसको बोलते हैं यही है, ये अनुपातिक वाला। ठीक। दूसरा एक है, दूसरा टैक्स है अवकर्मिक टैक्स। लिखिएगा अवकर्मिक। अवकर्मिक कर क्या होता है? देखिए इसमें क्या होगा, बात समझिए। अवकर्मिक टैक्स में क्या होगा, पहले क्या होगा, धीरे धीरे इसमें टैक्स बढ़ता है। क्या करता है? धीरे धीरे। मतलब आपका इनकम मान लीजिए पहले 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपये, तो उस पर मान लो टैक्स लग गया 5%। ठीक। फिर उसके बाद मान लो 20,000 हो गया, इस पर लग गया 10%। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा टैक्स जो है बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय के बाद जो है निश्चित हो जाएगा, ना तो बढ़ेगा और ना तो घटेगा। मान लो आप 1 लाख पहुंच गए, कितना पहुंच गए? 1 लाख तक पहुंच गए, और 1 लाख पे आपका 30%। अब 1 लाख से चाहे आप 10 लाख कमाएं, 10 लाख कमाएं, चाहे 20 लाख कमाएं, टैक्स जो है 30% ही लगेगा। ये क्या होता है? अवकर्मिक। मतलब एक अवकर्मिक धीरे धीरे बढ़ना, एक बढ़ने के बाद एक समय के बाद वो स्थिर हो जाएगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। बात समझ में आया है नहीं? बोलिए आप लोग, क्या हुआ, समझ में आ रहा है? और क्या है? और क्या क्या मैंने बता दिया था? इनकम टैक्स बता दिया था, ठीक है। मैंने एक निगम कर बताया था। निगम कर क्या होता है? निगम कर क्या होता है? निगम कर क्या बताया? निगम कर, कारपोरेशन टैक्स क्या होता है? कौन बताया? कल बताए थे। कारपोरेशन टैक्स बताने के बाद रिवीजन नहीं करता, और सारे लोग कल आज गए हैं। निगम कर कल बताए थे, क्या बताया? पहले कंपनियों पे लगता है, कंपनियों पे लगता है, और कंपनी के इनकम पे लगता है। और एक बताए थे संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? आपके संपत्ति जो आपने अर्जित किया है संपत्ति, उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। निगम कर बताए, संपत्ति टैक्स बताए थे। फिर उसके बाद एक बताए थे एंजल टैक्स। एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स, एंजल टैक्स, एंजल टैक्स क्या होता है? एक एंजल इन्वेस्टर था, एक एंजल टैक्स क्या होता है? ये एंजल टैक्स जो है एंजल इन्वेस्टर के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर? एंजल इन्वेस्टर के ऊपर। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? कोई कंपनी जो पहले स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप कंपनियां, या फिर कोई कंपनी जो डूब रही है, उस पर क्या करते हैं? एंजल इन्वेस्टर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनसे क्या है? टाइप करते हैं कि अगर मैं आपके शर्तों पे हूँ, मैं आपके कंपनी में अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे इतना % चाहिए, और कोई कंपनी डूब रहा है या कोई अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है, दोनों ही केस में वो मजबूर होता है, ठीक है। ज़्यादा किसी के, जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लो आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई और आपके पास नहीं है, आपके दोस्त के पास है, आपको पता है, आप दोस्त के पास गए और कहे कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, वो भी मौके का फ़ायदा उठाएगा, बोलेगा ठीक है 10,000 देंगे, बदले में मुझे जो है 12,000 या 13,000 चाहिए, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। क्या है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप जो है 13,000 रुपये देने के लिए तैयार हो, 13,000 देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पैसे बहुत ज़रूरत है। अगर आप पैसे नहीं देते तो समस्या में घिर जाए। सेम वही बात होता है जब कोई कंपनी स्टार्टअप करता है, उसके पास पैसों की कमी रहती है और वह लोगों से जो है कहता है कि आप कंपनी में हमारे इन्वेस्टमेंट करिए,
और बदले में मैं आपको जो है लाभांश दूंगा। क्या दूंगा? लाभांश दूंगा। और अगर कोई कंपनी डूब रही है तो उसमें भी यही कंडीशन होता है। और वो लाभांश ये लोग ब्लैक मनी के रूप में शुरू कर दिए। पैसा जो आता था उस पर टैक्स तो लगता नहीं था, और टैक्स नहीं लगता था, इसीलिए सरकार ने एंजल टैक्स शुरू कर दिया कि भाई साहब तुम पैसा खूब कमा रहे हो और जेब में भर रहे हो, अब एक काम करो एंजल टैक्स है। तो इसीलिए एंजल को क्या बोलते हैं? एंजल कौन बता सकता है? भूत। भूत बोलते हैं, अच्छा वाला भूत। एंजल मतलब नहीं, देखे एंजल मतलब होता है अच्छा वाला भूत। एक बुरा वाला भूत होता है, ठीक है, एक अच्छा वाला भूत होता है। तो ये अच्छा वाला भूत है, लेकिन ये भी जो है अपना फायदा उठा रहा है। तो एंजल टैक्स मैंने बता दिया, ठीक है। एक होता है सरचार्ज या अधिभार। सरचार्ज या अधिभार, एक मिनट मैं इसको बताता हूं, उससे पहले आप समझ लीजिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। कोई बता सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? इसको एक तरीके से और भी कहा जाता है संरक्षणवादी नीति। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट संरक्षण देना। अब इसका मतलब समझिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी वह टैक्स होता है जो किसी बाहरी देश पर, जो आप किसी बाहरी देश से मंगा रहे हैं वस्तु, उस पर टैक्स लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? फिर से समझिएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी या कह सकते हैं टैक्स, ऐसा टैक्स होता है जो बाहरी देश से आप जो वस्तु मंगा रहे हैं उस पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? इसका कारण यह होता है कि आपके घरेलू वस्तु जो है, पता चले बाहरी वस्तु सस्ते में मिल रही है, आपकी घरेलू वस्तु महंगी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल और समझिएगा, मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी का उसमें बाहरी देश चाइना, जैसे और चाइना का एग्जाम्पल होते हैं, चीन क्या करता है? टेक्नोलॉजी का यूज करके वह प्रोडक्ट को सस्ता कर देता है। क्या कर देता है? सस्ता कर देता है उसके कास्ट को बनाने में, ठीक है, कास्ट को बनाने में, चाहे खिलौना बनाए चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाए, तो क्या करता है? टेक्नोलॉजी का यूज करके उस प्रोडक्ट के प्राइस को सस्ता कर देता है, ठीक है। अब मान लो आपके यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके यहाँ मोटरसाइकिल कितने में है? मान लो 1 लाख रुपए में। बात समझिएगा, इस एग्जांपल आपके यहाँ मोटरसाइकिल की प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन वही मोटरसाइकिल चाइना से आ रहा है और उसकी प्राइस 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये है। कहाँ से आ रहा है? चीन से आ रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में समझा रहा है। आपके घरेलू मोटरसाइकिल का प्राइस 1 लाख रुपए है और चाइना के मोटरसाइकिल का प्राइस 80,000 रुपये है, और चाइना जो है अपने मोटरसाइकिल को आपके देश में भेज रहा है। अब इससे क्या होगा नुकसान? भाई किसी को कुत्ता तो काटा नहीं, सेम फीचर है, ठीक है, सेम फीचर है जो आपके मोटरसाइकिल में, वही सेम फीचर इसके भी मोटरसाइकिल में है, ठीक है। बाइक में अगर सेम फीचर है और सेम सब चीज़ है, तो आपका 1 लाख वाला क्यों खरीद देगा? इतना तो भारतवासी मतलब उसके अंदर राष्ट्रवाद तो है नहीं कि नहीं भैया हम 1 लाख रुपए में खरीदेंगे। सब कोई चाहता है मुझे सस्ते में, ठीक है। अच्छा, इस 80,000 का इसने कैसे ये सस्ता किया? ये 80,000 इस वजह से सस्ता कर पाया क्योंकि इसने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया। एडवांस टेक्नोलॉजी का चाइना की यूज करके अपने मोटरसाइकिल के कास्ट को कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने मोटरसाइकिल के कास्ट को कम कर दिया। लेकिन वहीं भारत जो है अपने मोटरसाइकिल के कास्ट को कम नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इस वजह से उसके मोटरसाइकिल को बनाने में 1,000 रुपये का 1 लाख खर्चा आता था, जबकि भारत चाइना के मोटरसाइकिल को 80,000 देना पड़ता। अब भारत क्या करेगा? मान लो वह बाहरी देश चाइना भारत में भेज दिया अपने मोटरसाइकिल को, तो क्या करेंगे लोग जो है चाइना के मोटरसाइकिल खरीदना शुरू कर देंगे, भारत की मोटरसाइकिल ऐसे रह जाएंगे, मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सरकार क्या करता है? इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। भाई साहब तुम्हारा मोटरसाइकिल 80 में आ रहा है, एक काम करो मैं इस पर लगाता हूँ 40% टैक्स, 40% टैक्स लगाता हूँ। अब ये मोटरसाइकिल हो गया 1,10,000। क्या हो गया? 1,10,000। अब तुम तो जाओगे नहीं, फिर
कोई नहीं जाएगा, 1,10,000 में क्यों जाए खरीदने? तो क्या करेगा? अपने मोटरसाइकिल को खरीदेगा। बात समझ में आएगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? सेम यही चीज कि मतलब बाहरी देशों से कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ डंप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डंप कर दिया गया और आप मजबूर हो गए क्योंकि वो सस्ता में मिल रहा है, आप धीरे धीरे खरीद रहे हैं। और सरकार क्या करता है? अपने प्रोडक्ट को सेल कराने की वजह से सरकार उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है, जिससे उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ, एप्पल का फोन जो है सेम फीचर, एप्पल का फोन चाइना में सस्ता मिलता है, भारत में महंगा मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका टैक्स ज़्यादा लगता है। ठीक है, टैक्स ज़्यादा लगता है इस वजह से कि एप्पल का फ़ोन यहाँ महंगा मिलता है और जो है अदर देशों में सस्ता मिलता है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख जो भी फ़ोन आता है यहाँ पे उसका प्राइस इतना है, टैक्स को लेके वो महंगा हो जाता है। समझ में आई बात? तो यही एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है। मेरे समझ से इतना समझाने के बाद समझ में आ गया होगा है। अब एक आता है कर वंचना। कर वंचना क्या है? कौन बता सकता है? कर वंचना मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। क्या करना? टैक्स की चोरी करना। टैक्स की चोरी करना मतलब कोई कंपनी या व्यक्ति, कोई कंपनी या पर्सन किसी तरीके से कह सकते हैं या फर्जी का कहीं अपना इनकम दिखा, जैसे मैंने कल बताया था कि एग्रीकल्चर के इनकम पे क्या नहीं लगता है? टैक्स नहीं लगता। कल मैंने बताया था एग्रीकल्चर के इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ये क्या करेगा? किसी तरीके से यह कर देने में सक्षम है, क्या देने में? टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन अपने टैक्स को बचाने के लिए यह लोगों को, सरकार को मैनिपुलेट करेगा कि भाई साहब मेरा इनकम उतना नहीं है और मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा। तो ये टैक्स का चोरी करेगा। क्या करेगा? टैक्स का चोरी करेगा गलत तरीके से। किसी दूसरे कंपनी में बताएगा कि ये कंपनी मेरा है, जो कि धरातल पे नहीं है। या कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई साहब मैंने बहुत लोन ले रखा है, और सच मायने में वो फर्जी का लोन लिया रहता है। उसका लोन लेने का एक ही पर्पज होता है कि मैं जो है टैक्स के दायरे से बच जाऊँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि जिसका इनकम ज़्यादा होता है वो सब लोन। अच्छा एक चीज़ और होता है, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, वो हमेशा बैंकों से लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? कभी आपने सोचा? ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, वो चाहें तो अपना सारा काम बिना लोन लिए कर सकते हैं, लेकिन वो सरकार के निगाहों में दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे सपोर्ट करो। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं, और लोन लेते हैं तो टैक्स में छूट पा जाते हैं, या कोई जो है इंश्योरेंस खरीद लेंगे, ये सब सारी चीज़ें। तो इस वजह से क्या होगा? मतलब वो टैक्स देने के सक्षम है, लेकिन वह क्या करेगा? टैक्स नहीं देगा। इसी को बोलते हैं कर वंचना। समझ में आया कि नहीं? कर वंचना, कर वंचना का मतलब यही है कि टैक्स की चोरी करना, किसी तरीके से अपने पैसे को इधर उधर मैनेज करना। आप चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए, या फिर आप किसी कंपनी में फर्जी का कंपनी बना लीजिए, मतलब अपने पैसे को बचाना। बात समझ में आया? या फिर लोग कर वंचना ये होता है। मैंने क्या क्या बताया? कौन कौन सा बताया? 3-4 टॉपिक बता चुके हैं। 3-4 टॉपिक बता चुके। एक एंटी डंपिंग हो गया, और अब कर वंचना हो गया, ठीक है, और अनुपातिक हो गया। हाँ, अब आगे चलते हैं। आज इस टॉपिक को खत्म, लेकिन इसका थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। लिखोगे नहीं तो वैसे ही कथा कितना याद रहता है। जैसे क्या नाम, ये लोग अर्चना लोग पढ़ी हैं, बताएं। ये लोग पढ़ी थी, रेपोरेट क्या होता है? पढ़ाए थे वहाँ। हाँ, अब देखो ऐसे नहीं याद रहता, मुझे पता है चीज़ें। इंसान की फितरत होती है भूलना है, और वो भूलता है इसलिए क्योंकि वो जो है रिवीजन पे फोकस नहीं करता। आप चाहे कितना भी ज्ञानी रहें, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो चीज़ें याद नहीं रहती। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐसा है कि जो याद रहता है काफ़ी समय तक, वो है मैथ। क्योंकि मैथ में क्या होता है? रूल होता है। अगर आप रूल एक बार जीवन में समझ गए, टेक्नोमेट्री का आप अगर फार्मूला याद है तो जीवन में कभी भी आप टेक्नोमेट्री सॉल्व कर लेंगे। लेकिन
जो एक बात ये भी जानते हो, जो जीएस का सब्जेक्ट होता है वो कहने को तो बहुत आसान होता है, कहने को ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी होता है कि अगर आप इसको लगातार यूज़ नहीं, मतलब लगातार रिविजन नहीं किए, भूल जाए आप नहीं, मैं भी भूल जाऊँ। अगर हम 6 महीना इकोनॉमिक्स ना पढ़ें उसके बाद मुझसे पूछोगे तो हम हो सकता है कि मैं भी कंफ्यूजन में आ जाए, हम भी कंफ्यूज में हो जाए कि यार रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR में क्या है, CRR में क्या है, ये सब सारा पढ़ा है। याद है CRR क्या है बताओ? हैं? वही चीज़ नोट्स भी बनवाए थे। देखो अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली। आज थोड़ा आप लोग 10 मिनट तक और बैठिएगा क्योंकि इस टॉपिक को आज फिनिश करना है, ठीक है। और उसके बाद मेरे जिम्मे एक टॉपिक और अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एक आध 2 चैप्टर और दे सकते, ठीक है। लेकिन हाँ क्लास मत छोड़िए। और ये भी बात है, कोर इकोनॉमिक्स जितना है मैंने सारा कोर इकोनॉमिक्स पढ़ाया, जाके किताब देखिए होगा, किताब देखे कि नहीं आपने? नहीं देखे? किताब कितने लोगों के पास है हाथ उठाओ इकोनॉमिक्स का? सारे लोगों के पास, किसी के पास किताब नहीं है इकोनॉमिक्स का? किताब ही नहीं रखे हो, कोई किताब नहीं रखे। कैसे तैयारी BA नहीं, यहाँ BA काम नहीं आएगा, BA में इकोनॉमिक्स है। शर्म करो, अब तो जो है आप किसी से बताना मत कि हमारा BA में इकोनॉमिक्स है, सीरियसली में होता है। ऐसे में एक लड़का है, नाम तो नहीं लूँगा, एक दिन वो भी BA इकोनॉमिक्स है, एक दिन मैंने उससे पूछा रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में अंतर बताओ, नहीं बता पाए। हम कहा भाई ये तुम कभी ये मत कहना कि हम इकोनॉमिक्स से जो है BA, क्योंकि ये जो है अगर आप साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगर नहीं प्रूव करता तो आप किसी को मत बताइए कि हमने 80 मैथ्स से, हैं? मतलब ये फोर्थ सेमेस्टर में है, मुद्रा एवं बैंकिंग ये पढ़ा नहीं अभी। अच्छा फोर्थ सेमेस्टर, लेकिन अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होगा, ठीक है। बताइए अभी सुनना जो बताएंगे, प्रशंसा की है बता देना, नाक मत करना। बताओ रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है? हाँ चलो इतना आ रहा है, बताओ या सलाह CRR में क्या अंतर है? बताइए पहले क्या बताएं, आप बताइए SLR CRR और नकदी। चलिए आप बताइए, इनको थोड़ा याद हो गया, पढ़ती हैं। हाँ आप बताइए, आप क्लास की थी या बैंकिंग का? नहीं करा। आप बताएं, आप तो शायद थी क्लास में बैंकिंग वाला। आप बताइए, आप भी रोज क्लास करते हैं और नोट्स बहुत अच्छा बनता है। बताओ SLR और CRR में क्या है? रिवीजन किया करो भाई, रिवीजन किया करो, नहीं तो ऐसे क्या होगा, पेपर में आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पता चलेगा क्या, और सोचोगे कि यार सर जी कहाँ से क्या पढ़ा दी। भाई जब नोट्स नहीं पलटोगे तो सर जी की गलती कुछ नहीं, ठीक है। चलो लिखो। अच्छा, अनुपातिक कर प्रणाली, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी, अनुपातिक कर प्रणाली बता रहे हैं। यदि थोड़ा फास्ट लिखिएगा क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। आज आपको RCP भी पढ़ाना है, जो भारत जो है उसमें शामिल नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि वहाँ तक आज पहुँच जाए। आज GST भी पढ़ाना आपको, GST बताएंगे क्या है GST और GST में क्यों विवाद हो रहा है, तो कोशिश करिएगा कि आज वहाँ तक पहुँच जाए। यदि कर की दर में परिवर्तन के साथ भी, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी, आय में परिवर्तन के साथ भी, आय परिवर्तन के साथ, इसका इंग्लिश लिखना चाहो तो लिखो, प्रोपोर्शनल टैक्स इसको बोलते हैं। इंग्लिश लिखना चाहो तो लिखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में देखे इंग्लिश पूछ लेता है, इंग्लिश में तो पता चले आप इंग्लिश न जान पाओ तो फिर से दिमाग में आएगा कि हमने पढ़ाया। प्रोपोर्शनल टैक्स
देखिए, यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तित ना हो यानी परिवर्तित ना हो यानी परिवर्तित ना हो यानी मतलब ये जी समझ यानी रानी नहीं यानी, हाँ यानी से याद आया कि गर्मी की छुट्टियों में लोग नानी के यहाँ जाते थे नहीं, और वहाँ पे एकदम भयंकर उपद्रव मचाते थे। कभी आप लोग गए हैं? आप गई हैं नानी? जाती हैं अभी भी आप? और वहाँ तबाही मचाते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, आज़ादी रहता है, चाहे जो मन करे, जितने बजे मन करे उतने बजे सो को, जो मन करे वो खाओ, नहाने मन नहीं कर रहा है बिना नहाए बिना ब्रश किए खाना खा लो, कोई बोलने वाला नहीं, घर पे रहो बिना ब्रश के चाय नहीं मिलेगा। और वहाँ क्या है, जैसे हैं वैसे बिस्तर पे मिल जाए, बस आज़ादी होता है नहाने की। तो यानी ठीक है, विभिन्न आय वर्ग, एक मिनट, यदि कर यहाँ तक तो हो चुका था, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए, विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान होती है। कर की दर एक समान हो तो, कर की दर एक समान हो तो ऐसी कर प्रणाली को अनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 10,000 वाला पा रहा है उसके ऊपर भी उतना टैक्स लगेगा, कोई 50,000 पा रहा है तो उसके ऊपर भी उतना टैक्स लगेगा। इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान होती है। कर की दर एक समान होती है। कर की दर एक समान होती है। कर की दर कर की दर 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये बना लीजिए। 10, 20, 30, ये क्या है, ये इनकम है और ये टैक्स है। दोनों में लिखना हो लिख लो। सॉरी, नीचे आय है, ये क्या है, आय, मतलब ये आय का लाइन है और ऊपर वाले का क्या है, टैक्स का, कर। ठीक है, कहाँ तक उसका? इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान हो। ठीक है, अतः यह करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का अतः यह करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं करती और अमीर तथा गरीब दोनों पर समान कर का बोझ आरोपित करती। ठीक है, ये बताया कि नहीं,
एक होता है प्रगतिशील कर, ये बताया कि नहीं? नहीं बताया। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, लिख लो, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील टैक्स, समझ लेते हैं। प्रगतिशील टैक्स प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, सही लिखेंगे? हाँ, एक इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, सिंपल सी बात है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है? तो इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है? प्रगतिशील, मतलब जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का दायरा बढ़ता है। ठीक है, अब इसमें बढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता। जैसे जैसे आपका आय बढ़ेगा, ग्राफ बना लो, ये क्या है? कर का ग्राफ है, ये आय का ग्राफ। तो मान लो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ठीक, यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, जैसे जैसे आपका ठीक है, जैसे जैसे आपका क्या होगा, इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का दायरा बढ़ता है। बस प्रोग्रेसिव का इतना समझ लो, कहीं नोट्स में सार लिख लो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का दायरा बढ़ता जाएगा। एक बताया कि अनुक्रमिक टैक्स, क्या बताए थे? अनुक्रमिक टैक्स मतलब क्या होता है बताया थे इसमें, इसको बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्स मतलब घटना। आपका एक समय तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद घटना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे इसका समझिएगा, इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक फिलोसफर था, उसने बोला था संस्कृति जो है पेंडुलम की तरह होती है। क्या होती है? संस्कृति, हम लोग जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल किए थे तो उसमें कॉन्सेप्ट था संस्कृति जो है पेंडुलम की तरह होती है। संस्कृति अपने चरम पे जाती है, फिर वापस लौट कर आती है। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जो चौड़े मोहड़ी वाला पैंट बहुत आज के 30 साल 40 साल पहले लोग पहनते थे, वो ट्रेंड फिर से वापस आया कि नहीं? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की हो तो भी वो क्या पहनती है? चौड़े मोहड़ी वाला। लड़का हो तो भी क्या पहनता है? कार्गो। और मैं लेता हूँ कार्गो। आज के, मुझे याद है मैं पहली बार कार्गो लिया था जब 10th में पढ़ रहा था। उसके बाद मैं पिछले साल कार्गो लिया। अब मैं 10th में था तब भी कार्गो का ट्रेंड था, अब फिर से कार्गो का ट्रेंड वापस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे थे? कर वंचना। कर वंचना अक्रमिक कर में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, कर जो है बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद फिर से वो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात? लिखना चाहो तो कहीं 60 में लिखो। इसको बोलते हैं अक्रमिक कर प्रणाली या डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। एक होता है सरचार्ज। देखते हैं, सरचार्ज नहीं बताया। सरचार्ज या इसको बोलते हैं अधिभार। क्या बोलते हैं? अधिभार। अधिभार। अधिभार या सरचार्ज, इसको वो क्या बोलते हैं? ठीक है, सरचार्ज क्या होता है समझिएगा। यह सरकार जब जो है यह अमीरों पर लगा टैक्स के बाद एक्स्ट्रा टैक्स, जैसे सरचार्ज समझिएगा, यह अमीरों पर लगता है।
सरचार्ज जो है हमेशा अमीरों पे लगता है। कोई व्यक्ति बहुत इनकम कर रहा है, मान लो किसी व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए पर ईयर इनकम है, ठीक है, पर ईयर इनकम है, वह पहले टैक्स जो है देता था मान लो 30%। कितना देता था? 30%। अब सरकार, और एक बात ये भी जानो, सरकार सरचार्ज क्यों लगाता है? जब उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब सारी चीज़ों में क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट करना है। इसमें आपको पता ही होगा कि शिक्षा जो है सरकार फ्री में देता है, देता ही नहीं, और स्कूल, ये बिल्डिंग, ये सब सारी चीज़ें क्या है, सरकार आपको फ्री में देता है, और फ्री में देता है तो उसके लिए पैसा आना चाहिए ना। कहाँ से पैसा आएगा? तो ये क्या करता है, ये अमीर वर्गों के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है। जो टैक्स था, मान लीजिए किसी के ऊपर 30% टैक्स था, 30% टैक्स था, उसमें 4% और जोड़ दिया गया, 4% और जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया? 34% टैक्स। बात समझ में आएगी? और ये 4% टैक्स जो लगा है, ये एक्स्ट्रा जो पैसा आ रहा है, इससे क्या किया जाएगा? शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सब सारी चीज़ों में, मतलब समाज कल्याण के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। बात समझ में आएगी? सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाना। और यह कंडीशन एक बात ध्यान दीजिए, यह सिर्फ अमीरों के ऊपर लगता है, मतलब अमीरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर नहीं लगता। पता चले बेचारा वो 20,000 रुपया कमा रहा है, उस पर आप जो है और एक्स्ट्रा टैक्स मार दो तो मर ही जाएगा, फिर मर ही जाएगा, नहीं भाई, परेशान हो जाएगा। तो इसका साइड फॉर्म में ऐसे कहीं लिख लो, सरचार्ज क्या होता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, सरचार्ज को पूछा हुआ है, लिख लो, थोड़ा सा 2 लाइन लिख लो इसका। सरचार्ज अधिभार, यदि सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता है, यदि सरकार को अतिरिक्त कर राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता है, तो वह विशेष आय वर्ग के ऊपर, विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों, विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों, विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों। अच्छा, आप में से माधुरी किसका नाम है? आपका नाम? अच्छा, वो जो दूसरी वाली। अच्छा, उपकर आय, यदि सरकार को अतिरिक्त कर या राजस्व आय संग्रहित करने की आवश्यकता है, तो वह एक विशेष आय वर्ग के व्यक्तियों, विशेष आय वर्ग के आय इनकम वर्ग के व्यक्तियों एवं कंपनियों अर्थात करदाताओं पर अधिभार लगा सकती है, अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है, अधिभार एक अतिरिक्त शुल्क है जो कर के ऊपर, एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स में फंसाया गया है यूपीएससी में, देगा कि अधिभार या सरचार्ज जो है एक शुल्क है जो शुल्क के ऊपर नहीं लगाया या शुल्क के ऊपर लगाया जाता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जो शुल्क उसके ऊपर है ऑलरेडी वो तो रहेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज। और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिसका इनकम ज़्यादा होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है, चाहे वह कोई फर्म हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो। तो कहाँ तक हो चुका था? शुल्क है जो कर के ऊपर लगने वाला कर है, जो कर के ऊपर लगने वाला कर है, जो कर के ऊपर लगने वाला कर है, जो कर के ऊपर लगने वाला कर है। ध्यान दीजिए, उसके आगे जिसकी गणना
गणना कर दायित्व पर की जाती है, कर दायित्व पर की जाती है। अब यहाँ एक लाइन है, टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान दीजिए। सामान्यतः इसको अंडरलाइन करिएगा। सामान्यतः अधिभार एक अप्रत्यक्ष कर, सामान्यतः अधिभार अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष, सामान्यतः अधिभार प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है। अब यहाँ इस बात को समझिएगा, किस पे? डायरेक्ट टैक्स पर लगाया जाता है। और प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स। बस हो गया। अगर आप थोड़ा सा लाइन सही से नहीं पढ़े तो आप क्या कर देंगे, इसको क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्या कह देगा कि जो है इनडायरेक्ट टैक्स पे लगाया जाता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसी पे क्या लगाया जाता है? सरचार्ज लगाया जाता है, एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये आपका हो चुका। एक और लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत रिसेंट है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, कल मैं बताया था कि नहीं? कल मैंने पूछा था, अच्छा बताओ रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। रेसिप्रोकल इसका बताओ, रेसिप्रोकल कितना होगा? बहुत लगता है कि मैं आप यहाँ कल मैंने पूछा, कोई बता, आप लोग भी नहीं बता पाए। और ये बहुत शर्म वाली बात है कि MSc करने के बाद अगर रेसिप्रोकल ना बता पाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी BSc हूँ लेकिन मुझे पता है। हाँ, मैं BSc हूँ लेकिन मुझे ये 9th की चीज़ें हैं और मुझे वही तो सर नहीं पता था। नहीं पता तो था सर। इसको हिंदी में, या तो हो सकता है आप लोग हिंदी में, लेकिन मैथ तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं सर। मैथ तक तो हिंदी में ही पढ़ा है। हाँ, तो BSc तो हम भी तो 12 तक हिंदी मीडियम थे, बाकी BSc मैंने इंग्लिश मीडियम से किया। प्योर साइंस है, प्योर मैथ ज़्यादा है ऊपर। ये हाई स्कूल नहीं, 9th का चीज़ है। आप ही लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी लोग BSc मैथ्स है, और कौन है BSc मैथ्स से, और कौन है हाफ तक BSc मैथ्स से है कोई? और कल 2-3 लोग होते, 2 लोग भी नहीं बता पाए क्या पढ़े, भगवान ने जाने। चलो, एक रेसिप्रोकल टैक्स के बारे में खूब चर्चा हो गई। रेसिप्रोकल टैक्स, और यह कौन शुरू किया है? अमेरिका। कौन किया है? अमेरिका। आप सुन रहे होंगे ना, इसको बोला जा रहा है एक टैरिफ वार। क्या बोला जा रहा है? टैरिफ वार। रिसेंट में सुने नहीं, अमेरिका जो है सारे देशों के ऊपर क्या लगाया है? हाँ, टैरिफ लगाया है। कि मतलब टैरिफ मतलब यही जो एंटी डंपिंग ड्यूटी बताए थे उसी का ये भाई है टैरिफ वार। अमेरिका क्या कर रहा है, जैसे क्या होता था कि भारत के सामान अमेरिका में सस्ते मिलते। इसका कारण ये था कि भारत जो है अपने सामानों पर, या कह सकते हैं कृषि प्रोडक्ट पर सब्सिडी देता है। क्या देता है? सब्सिडी देता है। सब्सिडी देने की वजह से भारत के जो कृषि के प्रोडक्ट है वह सस्ता हो जाता है और देशों में जाके और देशों की अपेक्षा, जैसे यहाँ का चावल मान के चलिए, या यहाँ का चीनी अमेरिका में जाके सस्ता मिलता है, ठीक है, जबकि अमेरिका का चीनी महंगा मिलता है। अब मैंने वही बात बताया ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर किसी को 40 रुपए किलो चीनी मिल रहा है अमेरिका, मान लो 40 नहीं, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो $1 में अगर किसी को 1 kg चीनी मिल रहा है, जो भारत का चीनी अमेरिका में $1 में, तो और अमेरिका का चीनी वहीं कितने मिल रहा है? $3 में। $3। तो भाई उसको कुत्ता तो काटा नहीं है कि जाके वो $3 पर लेगा। इतना राष्ट्रवाद तो है नहीं उसके अंदर। भाई $1 में मिल रहा है तो $1 वाला कर देगा कि $3 वाला। इसी का जो है विरोध कर रहा है। इसी की वजह से जो है अमेरिका ने सरचार्ज वो लगाया, क्या लगाया है? रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट पे लगाओगे टैक्स। अच्छा, दूसरे देशों के भी, जैसे अमेरिका से कोई चीज भारत आता है तो उसमें भी टैक्स लगता है कि नहीं? तो अमेरिका ने यही कहा कि आप मेरे ऊपर जितना टैक्स लगाएंगे मैं भी आपके ऊपर लगाऊंगा। तो इसी में दोनों में चाइना और अमेरिका में वार छिड़ गया इस समय। अमेरिका लगाते लगाते 245% तक पहुंच गया चाइना। शुरू में इतना नहीं लगाया था, शुरू में 52% के आसपास लगाया था टैक्स। तो अब चाइना क्या किया? अमेरिका के प्रोडक्ट पे लगाया।
अमेरिका का राष्ट्रपति 1 नंबर का अल्टर आदमी, उसने कहा रुको बेटा मैं बताता हूँ, उसने सीधे 245% लगा दिया टैक्स। कितना? 245%। अब सोच लो कि कोई प्रोडक्ट अगर 10 रुपये में जा रहा है, उसका 10 रुपये कास्ट जा रहा है, तो अमेरिका जाके कितने को हो जाएगा? 250 का हो जाएगा। तो क्यों लेगा? ये होता है टैरिफ वॉर। इससे जो है समस्या दोनों देशों में हो सकता है। इसको बात समझिए, ये अमेरिका के लिए भी दिक्कत है। अमेरिका के लिए दिक्कत ये है कि जब आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगा ज़्यादा। इन्फ्लेशन से है, इस चीज़ को लिंक करिएगा। जब आपके प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा और पता चले आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्या आएगा? डिमांड जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा, प्राइस क्या करेगा? हाइक करेगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन। मैंने बताया था इन्फ्लेशन वाले टॉपिक में कि जब कोई प्रोडक्ट कम होता है उसकी प्राइस क्या होता है? इंक्रीज करता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? डिमांड ज़्यादा रहता है। पता चले एडिडास का शूज है, 3 ही शूज है और मांगने वाले 10 हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वही उस शूज को परचेज कर पाएगा। सेम यही कहानी होगा कि जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में है लोकल का, धीरे धीरे क्या करेगा? उसका डिमांड बढ़ जाएगा और डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? वो प्राइस हाइक करेगा और अमेरिका में आने वाले समय में इन्फ्लेशन और मंदी आने की भी संभावना है। लेकिन उसको कौन समझाए? अब मुझे अपना सलाहकार बनाया था तो मैं समझाता उसको, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सेम वही कहानी एंटी डंपिंग ड्यूटी का। पब्लिक विरोध कर रही है इस बात का। हाँ, पब्लिक नहीं, मेन चीज़ है अमेरिका के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उनको हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फैक्टर पता होता है। भारत में क्या है, यहाँ लोगों को सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर पता होता है, नेगेटिव नहीं पता होता है। नेगेटिव नहीं पता होता क्योंकि यहाँ अवेयरनेस की संख्या कम है, यहाँ लिटरेसी कम है। जिस देश में जितना लिटरेसी होगा, साक्षरता या एजुकेशन लेवल होगा, उस देश के लोग उतने ही ज़्यादा होंगे। और अमेरिका में लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, वहाँ के लोग हर व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, लगभग हर व्यक्ति। और भारत में क्या है, कितना परसेंट है लिटरेसी? कौन बताएगा? जल्दी बताए, कितना परसेंट लिटरेसी? साक्षरता भारत 74 पॉइंट समथिंग। अब 74 पॉइंट समथिंग मतलब 26% आज भी भारत में लोग अशिक्षित हैं। बात समझे? चलो एंटी डंपिंग ड्यूटी लिखो। समझाते समझाते मैं कुछ ज़्यादा समझा देता हूँ, इसीलिए मेरा टॉपिक जो है खिंच जाता है। रेसिप्रोकल टैक्स समझ में आया कि नहीं? क्या है? इतना कहानी बता देना, नहीं तो यहीं उठक बैठक सारे नोट्स करवाएंगे। रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है, इन्हें पूछते हैं, आप बताइए रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है? अब बताओ, यही है कहानी। आप बताएं, आप लोग बताएं, आप तीनों लोग बताएं रेसिप्रोकल टैक्स। उनको मत देखो, आप बताएं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, क्या मेरे समझाने में कोई दिक्कत है या आपको समझ नहीं पा रहे? हमें तो नहीं लगता कि इससे आसान तरीके से कोई समझा पाएगा। उसके बाद भी अगर ना बता पाओ तो फिर या ये कह सकते हो कि मैं ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ, ऐसा भी नहीं, मैं स्लो बोलता हूँ, एक चीज़ों को आसान तरीके से अर्थात के बताता हूँ। अब रेसिप्रोकल टैक्स मैंने बताया कि अगर अमेरिका ने शुरू किया क्योंकि उसके प्रोडक्ट पे टैक्स लगता था, तो उसके बदले में उसने भी दूसरे देश के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है बताओ, इतना ज़्यादा बताएं। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी बाहर से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगाना। क्यों लगाता है? ये तो बात हो कि अपनी जो मतलब हाँ क्यों लगाता है? जैसे बाहर की वस्तु होती है वो मतलब सस्ती होती है और जो अपने देश की वस्तु होती है वो महंगी होती है, और जो मतलब उसके बाद सारे मतलब सुविधाएं होती है तब वो बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस वजह से और ये लेबर कास्ट कम कर लेता है, कास्ट प्राइस कम कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ सस्ती हो जाती है तो बाहरी देशों की वस्तुएं यहाँ भारी मात्रा में आने लगती है। और भारत क्या करता है, अपने वस्तुओं को सेल करने की वजह से उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देता है। चलो देखो, एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है, यह प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटी डंपिंग ड्यूटी वह शुल्क होता है जो कि
आयातक देश, आयातक का इंग्लिश क्या हो, कौन बताए? इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट? हाँ, लिख लेना। आयातक देश, निर्यातक देश, निर्यातक देश द्वारा, आयातक देश, निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर, अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाता है। अब सोचो, अगर हम इतना आसान तरीके से बताए हैं, अब इस लाइन को पढ़ोगे समझ में आएगा? नहीं आएगा। मुड़ी ऐसे हिला रहा कि नहीं आएगा? ऐसे मुड़ी हिलाया जाता है, ऐसे नहीं हिलाया जाता, इसका मतलब नहीं आएगा। ये रखना पड़ेगा। अच्छा, रखना पड़ेगा। रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तक जितना पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, रटने वाला नहीं। आप नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं? लिखिए, निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है पूर्णग्राम, जिनके कारण आयातक देश, जिनके कारण आयातक देश के स्थानीय उत्पादों को, आयातक देश के स्थानीय उत्पादों को आर्थिक क्षति वहन करनी पड़ती है, आर्थिक क्षति वहन करनी पड़ती है। क्योंकि निर्यातक देश द्वारा सस्ते कच्चे माल एवं उच्च तकनीकी का, निर्यातक देश द्वारा सस्ते कच्चे माल एवं उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है। निर्यातक देश द्वारा सस्ते कच्चे माल एवं उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे अंतिम उत्पाद आयातक देश के उत्पादों द्वारा उत्पादन से काफी सस्ता हो जाता है। उत्पादन से काफी सस्ता हो जाता है। ये उत्पादित सिंपल सी बात मैंने 2-4 लाइनों में बताया कि क्या होता है कि वो अपने तकनीकी का यूज करता है और इससे वजह से वो क्या होता है, वो सस्ता हो जाता है। ये 10 बार जो घुमाए हैं, बस वही बात मैंने जो बताया है सारा। तो क्या करता है, उत्पादन से काफी सस्ता हो जाता है पूर्णग्राम एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से, एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से विदेशी उत्पादों के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि की जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से विदेशी उत्पादों के मूल्यों में थोड़ी वृद्धि की जाती है, जिससे स्थानीय उत्पाद एवं विदेशी उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा कंपटीशन सुनिश्चित हो सके एवं स्थानीय उत्पादों के हित
स्थानीय उत्पादों के हित सुरक्षित हो सके, स्थानीय उत्पादों के हित सुरक्षित हो सके, सुरक्षित हो सके। ठीक है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा ना, ऐसे क्या होता है कि पूरे मार्केट में मोनोपोली आ सकता है। जैसे इस समय एक कंपनी का मार्केट पे मोनोपोली है, और बता सकता है, और बता सकता है। एक कंपनी का पूरे मार्केट पे एक चीज के लिए पूरी मोनोपोली हो गई, लगभग 70% या कह सकते हैं 65% कस्टमर उसके पास है। क्या हो, क्या हो, और अमूमन वो सबके पास है। अब इतना लिंक हिट है एकदम से, किसने बोला जियो है? जियो। अब स्थिति ये है कि जियो को देख के सारी टेलीकॉम, सारी तो वही वोडाफोन और एयरटेल, बाकी तो सब खत्म हो। जियो को देख के ही अपने प्राइस को वोडाफोन और एयरटेल दोनों अपने टैरिफ प्लान बदलते और घटाते हैं। ठीक, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया। ठीक, अब कुछ चीज़ें और हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ये आपका टॉपिक लगभग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अभी तो टाइम है बहुत। कितना मिनट हुआ उसमें? सर 56 अभी तो होगा। रात में घाटा वाटा तो हो चुका था, हाँ पढ़ा दिए थे, राजकोषी घाटा भी पढ़ा दिए, याद नहीं होगा मुझे पता, याद है? अब देखो नोट्स पलटना शुरू, यही बताओ प्राथमिक घाटा क्या होता है, जल्दी बताओ, मैंने बताया था। बताओ प्राथमिक घाटा क्या होता है? कर वंचना लिखेंगे नहीं आप लोग? कर अवंचना लिखवाए नहीं, लिख लो कर अवंचना। कर अवंचना, कर अवंचना, कर अवंचना क्या होता है मैंने बताया। कर कर वंचना बताया, क्या बताया कि हाँ टैक्स का, देखो यही बात। कर वंचना एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। कर वंचना एक गैर कानूनी प्रक्रिया है जिसे कर की चोरी कहते हैं, जिसे कर की चोरी कहते हैं। यदि लिखे कर की चोरी कहते हैं यदि एक व्यक्ति अथवा निकाय, यदि एक व्यक्ति अथवा निकाय, यदि एक व्यक्ति अथवा निकाय अवैध माध्यम से, अवैध माध्यम से धन अर्जित करता है, धन अर्जित करता है, धन अर्जित करता है, अवैध माध्यम से धन अर्जित करता है, तब यह स्वाभाविक है कि, तब यह स्वाभाविक है कि, स्वाभाविक है कि इस आय की जानकारी सरकार को, इस आय की जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं कराए, उपलब्ध नहीं कराएगा, उपलब्ध नहीं कराएगा। और स्वाभाविक सी बात है भाई, अगर वह किसी गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो क्या सरकार को बताएगा? वो पता चले सरकार उस पर टैक्स देना शुरू कर, टैक्स मार,
अच्छा एक चीज़ है, सही बात है, देखो कोई भी व्यक्ति जो है ना पैसा देना नहीं चाहिए। पैसा एक ऐसा चीज़ है, कभी भी मेरा जीवन में एक बात नोट कर लेना, अगर आपको अपनी मित्रता को आंकना है, ठीक, मित्रता को आंकना है किसी को, तो आप उससे पैसे मांगो हैं। अगर वह पैसा दे दिया तो समझो वो पक्का मित्र है। अगर वह पैसा देने से आनाकानी मारा, लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि उसके पास हो, ये पहले से आप जांच करें, पता चले उसके पास नहीं है पैसा और आप मान लिए वो मना कर दिया, तो ये नहीं, पहले से आप समझ लो कि हाँ हाव भाव ले लो, इसके पास पैसे हैं और उससे पैसे मांग लो। अगर उसने पैसा देने से मना किया तो समझिए वो आपका मित्र। जा रहे हो क्या? अच्छा ठीक, टिकट भी लेना होगा, लाइन लगा। हाँ हाँ सही बात है। तो अगर वो पैसा देने से आनाकानी मारा तो समझिए कि वह कहने वाला आपका मुँह बोला मित्र है, बस साथी नहीं है दुख सुख का। नमस्ते। दुख सुख दुख का साथी नहीं, दुख का साथी नहीं, सुख का तो जरूर है, दुख का साथी नहीं। ठीक, लिखिएगा। कर अवंचना मतलब कहाँ तक हो चुका था? जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा एवं साथ ही कर अदा नहीं करेगा, एवं साथ ही कर अदा नहीं करेगा, एवं साथ ही कर अदा नहीं करेगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि एक व्यक्ति अथवा निकाय अवैध तरीके से धन, एक व्यक्ति अथवा निकाय मतलब कंपनी, अवैध तरीके से धन अर्जित करे, परंतु सरकार को या तो आय ना दिखाए, या कम आय दिखाए एवं कर की चोरी कर ले, यह सभी प्रक्रियाएं कर वंचना की श्रेणी में, आएंगे। ठीक, यह सभी प्रक्रिया कर वंचना की श्रेणी में आएंगे। अतः कहा जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति अथवा निकाय सरकार को कर से वंचित रखे, अर्थात कर की चोरी करे, तब यह एक कर वंचना कहलाएगा। ठीक हो गया, तो आपका कर वंचना भी हो गया। निगम कर कल मैंने बता ही दिया था, ठीक है, कारपोरेट टैक्स है। पूंजी लाभ मैंने ये भी बताया था, पूंजी लाभ कर बताया था नहीं, याद तो होगा नहीं, दिखाए नहीं थे लेकिन बताया जरूर थे। कैपिटल गेन टैक्स मतलब कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक जब पैसा अर्जित करता है तो उस पर क्या लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है, और वह कंपनी द्वारा कंपनियों या किसी व्यक्ति दोनों के लगाया जा सकता है। लाभांश, चलिए गूगल टैक्स मैंने कल बताया था ना। गूगल टैक्स में क्या होता है? गूगल टैक्स में जितने भी, कल मैंने एक चीज नहीं बताया था, गूगल टैक्स मतलब गूगल पे ही नहीं, गूगल टैक्स गूगल पे तो लगता ही है, जितने फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
उस पर टैक्स लगाया जाता है, और वह टैक्स तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐड के माध्यम से पैसा कमाता है। क्या करता है? ऐड के माध्यम से पैसा कमाता है, तब उस पर टैक्स लगाया जाता है। इसमें पहले सरकार नहीं लगाता, क्योंकि इन कंपनियों के ऑफिस जो है बाहरी देशों में हुआ करते थे। कहाँ होता था? जैसे मान लीजिए गूगल है तो उसका कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। फेसबुक है तो अमेरिका में है। लेकिन अब होता क्या था कि यहाँ से जितने भी ये पैसे कमाते थे, ये लोग क्या करते थे, फेसबुक या गूगल, ये सारा पैसा अपने देश में ले जाते थे। सरकार को उससे कुछ लाभ नहीं होता था, जो कि यहाँ के लोग क्या करते थे, एडवर्टाइज के लिए पैसा देते थे। कोई कंपनी क्या करते हो आप, जैसे गूगल पे या फेसबुक पे अपना एडवर्टाइज कराने के लिए लोग पैसा देते हैं, ठीक है। तो उससे सरकार को कुछ फायदा हो नहीं रहा था। सरकार ने क्या किया कि गूगल टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि भाई साहब तुम हमारे यहाँ से पैसा कमा रहे हो ऐड के माध्यम से, और सारा पैसा तुम भेज रहे हो। वही हिस्ट्री वाली बात है कि अंग्रेज आए, क्या किए अंग्रेजों ने, सारा पैसा जो है यहाँ भारत से अपने देशों में भेजना शुरू कर दिया। तो ये लोग भी क्या करते थे, जो भी टैक्स या मिलता था, जो भी पैसा मिलता था, वो अपने देश ले जाते थे। तो सरकार ने कहा कि भाई साहब आप जो है कमाते हमारे यहाँ से हो, टैक्स मेरे यहाँ से देते हो, मैं मतलब क्या बोलते हैं, ऐड से पैसा, और सारा पैसा भेजते हो अपने यहाँ, हमें क्या लाभ है। तो सरकार इसीलिए इस पर गूगल टैक्स लगाना शुरू कर दिया। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, जिसमें फॉर एग्जांपल किसके ऊपर, तो फेसबुक, इंस्टा, और क्या है, फेसबुक, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया साइट है, गूगल, ये सब सारे पे लगाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बात? गूगल टैक्स ये आया हुआ क्वेश्चन। तो ये एक्स पर भी लगता होगा, एक्स पर भी लगता हाँ हाँ, एक्स, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया साइट है। देखो एक और कॉन्सेप्ट रिसेंट में, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विडफॉल टैक्स। विडफॉल टैक्स या क्या होता है? विडफॉल कर, कोई नाम सुने हो कि नहीं? नहीं सुने, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रीलिम्स में आ गया तो आप लोग जो है तुरंत प्लस में जाओगे क्वेश्चन। ये वह कर होता है जब किसी कंपनी को अकस्मात लाभ हो जाए। इसमें जब किसी कंपनी को आकस्मिक लाभ हो जाए, किस पे हो जाए? अकस्मात लाभ हो, अकस्मात लाभ हो। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अभी हाल ही में रिसेंट में इसका ग्राफ आया, रिसेंट में रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ। इससे जो है कच्चे तेल का प्राइस क्या हुआ? प्राइस हाइक कर गया। क्या किया? हाइक क्या कर गया, मतलब बढ़ गया। फिर से बात समझिएगा, जरूरी नहीं है जब किसी कंपनी को आकस्मिक लाभ हो जाए, और यह हुआ जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो तेल के प्राइस एकाएक बढ़ गए और कंपनियों के पास पैसा ज़्यादा आने लगा। तो सरकार उस पर क्या करता है, एक विडफॉल टैक्स लगाता है। क्या लगाता है? विडफॉल टैक्स लगाता है। समझ में आया? समझ में? किस पे लगा था? कच्चे तेल पर, पेट्रोल पर। पेट्रोल के प्राइस धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ बढ़ गए, और बढ़ गए तो उस पर क्या सरकार ने क्या किया? विडफॉल टैक्स लगाया। विडफॉल टैक्स कर लोगे ना। एक और कॉन्सेप्ट है प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, लेबर वक्त। लेबर पहली बात तो एक अर्थशास्त्री था और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक वक्र बनाया। देखिए ऐसे होता है लेबर वक्र, बना लो। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ठीक है, लेबर वक्र ये होता है यहां से,
ये तो रैपर वक्र है, ये इसका नाम क्या है? रैपर कर्व, ठीक है। और ये टैक्स का रेट है, क्या है? टैक्स का रेट है। कौन? ये लाइन, इसको कौन सा एंगल बोले, कौन सा लाइन बोले, बताओ जल्दी। और ये क्या है? ये है रेवेन्यू, पैसा। रेवेन्यू मतलब आय। ये वाली लाइन क्या बोल रही? रेवेन्यू। अब इसका समझ लो बात। लैफर ने कहा कि जैसे जैसे टैक्स असूली ज्यादा हो किसी देश का, मतलब फिर से समझिए, जैसे जैसे किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? जैसे जैसे किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा, ये इनकम वाली लाइन है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा टैक्स का दायरा बढ़ता है, टैक्स का दायरा बढ़ता है। बात समझ आ रहा है? इसका कॉन्सेप्ट इतना ही है, इसने कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति का, लिख लो, हम पूरे लिखवाएंगे नहीं, जैसे जैसे किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता जाएगा उसका टैक्स का दायरा बढ़ता जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन एक समय बाद फिर टैक्स का दायरा घटता जाएगा। अब घटता क्यों जाएगा? क्यों घटता जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग, क्यों घटता जाएगा? क्यों घटता जाएगा? लिखने में मगन हो, बोलने में नहीं मगन। क्यों घटता जाएगा बताइए। व्यक्ति फिर क्या करेगा? टैक्स का दायरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ेगा टैक्स का दायरा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक समय बाद व्यक्ति परेशान हो जाता है टैक्स देने से, फिर वह क्या करेगा? टैक्स को चोरी करना शुरू करेगा। क्या करेगा? चोरी करना जब शुरू कर देगा या किसी तरीके से अपना टैक्स जो है छिपाने का, अपना इनकम क्या करेगा? छिपाने का प्रयास करना शुरू कर देगा किसी माध्यम से, लोन लेके या किसी भी तरीके से। तो जब वो टैक्स, पैसा तो उसका बढ़ ही रहा है, लेकिन वो अपने पैसे का इनकम जो है धीरे धीरे छुपाना शुरू कर दिया। और जब छुपाना शुरू कर दिया तो ये टैक्स का दायरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। बात समझ आएगी? शुरू में क्या होता है? जैसे जैसे आदमी का इनकम बढ़ता है टैक्स बढ़ता है। देखिए किसी को भी टैक्स शुरू में उतना दिक्कत नहीं करता, किसी को भी। कोई व्यक्ति जब शुरू में टैक्स के दायरे में आता है ना तो कॉलर अपना टाइट करके घूमता है। कॉलर टाइट करके घूमने का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? तो भौकाल में रहता है, तो भाई साहब मैं टैक्स देता हूँ, हैं? टैक्स देने का मतलब ये है कि आप एक इनकम के ऊपर हैं, आप इलीट वर्ग, इलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी इनकम अच्छी खासी है। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुने हो नहीं? बहुत सारे लोग भौकाल टाइट करने के लिए क्या बोलते हैं? भाई साहब मैं टैक्स देता हूँ। कभी सुने हो नहीं आप लोग? हैं? कभी सुनिएगा, बहुत सारे लोग जो है हमेशा भौकाल टाइट करने के चक्कर में बोलते हैं अरे मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ। लेकिन उनको तभी तक अच्छा लगता है कि जब तक इनकम टैक्स कम देना पड़ता है। जैसे जैसे इनकम टैक्स का दायरा बढ़ता है लोगों का समस्या बढ़ना शुरू, पता चले उनका 10 लाख इनकम है और उसमें 3 लाख रुपए इनकम टैक्स बढ़, तब क्या होगा? आदमी दुखी होना शुरू हो जाएगा नहीं? तो यही कहानी है। जैसे इसका मैं और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे लोग ड्रीम 11 पे पैसा लगाते हैं। अब किसी व्यक्ति को उसमें सबसे हाईएस्ट चार्ज लगता है, सबसे हाईएस्ट। आज GST पहुँच जाए, भगवान करे वहाँ तक पहुँच जाए, लगता है पहुँच नहीं पाएंगे। GST दो टॉपिक बचा है, GST RCP, ये खत्म हो जाए तो आपका ये खत्म। प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है जरा, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है सर, कटिंग ना जल्दी जल्दी। आप लोग भूख तो नहीं गए हैं? नहीं। 10 मिनट और लगेगा। भूख तो नहीं लगा है? भूख नहीं लगा है ना? बताइए आप दोनों लोग, भूख लगा? चेहरे से लग रहा है? आप बस सही, मैं भी खाया नहीं। बिफोर टैक्स है वो जिन लोगों को लॉटरी लगती है उन पे भी लगता होगा। हाँ, लॉटरी पे वो लॉटरी वाला टैक्स लगेगा। वो टैक्स, लॉटरी वाले टैक्स इसमें नहीं जोड़ा जाता। लॉटरी एक कह सकते हैं कि एक तुक्का, लेकिन ये तुक्का नहीं, ये व्यक्ति का इनकम टैक्स। मान लीजिए कोई, अब इसको समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले C ग्रेड के जॉब में, किसमें है? C ग्रेड के जॉब में, D ग्रेड के, ऐसे पहले वो D ग्रेड में, फिर प्रमोशन किया C ग्रेड में पहुंचा, फिर प्रमोशन किया B ग्रेड में पहुंचा, फिर प्रमोशन किया A ग्रेड में पहुंचा। अच्छा, इसके साथ उसका टैक्स का इनकम भी तो बढ़ रहा है। जहां पहले वो 20,000 पाता था, C
सी में वो 30,000 हुआ, बी में वो 50,000 हुआ, ए में आया 1 लाख रुपया, ठीक 1 लाख रुपया हुआ। अब उसका इनकम बढ़ रहा है। मान लो वैसे डी और सी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लो डी वाले को, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, डी सी को इनकम टैक्स देना पड़ता, सी वाले को देना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ लोग आते हैं, लेकिन डी वाले को अमूमन सब बच ही जाते हैं, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं होते। मान लो डी वाले को इनकम टैक्स देना पड़ रहा है 5%, वह तारा टाइप करके घूम रहा है कि भाई साहब मैं इनकम टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स पेयर है। अभी तो उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि 5% लग रहा है। जैसे वो सी में आया ये बढ़ गया 25, जैसे फिर डी ए में गया, बी में गया, ये धीरे धीरे बढ़ता गया। अब उसको ये बोझे समझना पड़ेगा, इसको बोझ लगने लगा। मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को, कोई व्यक्ति अगर आपसे पर डे 1 रुपये मांगे तो आप तीसरे दिन उठ जाओगे। कभी ट्राई करो, किसी से ट्राई कर लो, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं मांगो, प्रतिदिन 1 रुपये मांगो। मैं कह रहा हूँ गारंटी और 10वें दिन के बाद नहीं करोगे, 10 दिन तक मुश्किल है। बेशक आप उससे 1 ही रुपये मांग रहे हो। तो यही कहानी इसमें भी है कि जो क्या होता है लैफर्ड टैक्स में, पहले तो ये टैक्स ठीक लगता है, लोग देते भी हैं खुशी खुशी, लेकिन जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता जाता है और उनको वो बोझिल लगने लगता है, ठीक है। और टैक्स यही बात लिखी हो, बस इसी को शार्ट में नहीं लिख लियो ना। अब चलिए आ गए हम जीएसटी पे आ गए, और जहाँ मेरा सफ़र था, इसके बाद एक टॉपिक और 10 मिनट इसमें लगेगा और 5 मिनट जीएसटी में लगेगा। चेहरा देखने से लग रहा है कि एकदम चेहरे पे 12 बजे हैं, क्या कहेगा? 10-15 मिनट होगा, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। लेकिन जीएसटी समझ लेते हैं, नहीं होगा तो कल लिख लेंगे। जीएसटी देखिए, जीएसटी क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स, अच्छा ये मतलब गुड्स मतलब क्या है? अच्छा है, इस गुड्स का मतलब क्या है? बस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो सबसे पहले जीएसटी की शुरुआत, सबसे पहले जीएसटी जो है फ्रांस में लागू किया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। सबसे पहले जीएसटी लिख लो इसको, 60 में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया। बात समझ रहे हैं? ठीक। और अभी तक पूरे भारत में लगभग, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में लगभग 150 से ज़्यादा कंट्री में जीएसटी लागू है। कितना? 150 से ज़्यादा कंट्री में। और जीएसटी की सबसे पहले पहल कब की गई थी? सन 2003। कौन? 2003। ये मत सोचिएगा कि ये मोदी जी का ही कल्पना है। जीएसटी आज नहीं, जीएसटी सन 2003 से, लेकिन उस टाइम भी बीजेपी का ही सरकार था। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी सबसे पहले बीजेपी सरकार का ही कॉन्सेप्ट था। और इसमें जीएसटी लाने के पीछे कारण क्या है? जीएसटी जैसे क्या होता था कि सरकार, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग टैक्स लगाते हैं, ठीक है। जीएसटी लागू होने से एक देश एक टैक्स हो। अब आपको किसी भी वस्तु पर, चाहे वह अपने देश में, अपने राज्य में खरीदिए या किसी अन्य राज्य में, जीएसटी आपको सामान देना पड़ेगा। जीएसटी का स्लैब कितना था? कौन बता सकता है? 5 जीएसटी का स्लैब रेट कितना है? कौन बता सकता है? 5 है, 18 है, 28? सही बताएगा? सॉरी, जीएसटी का स्लैब रेट जो है कितना है? 5%, 12% और 5%, 12% ये पूछा होगा। 5%, 12%, 18 और 28, 18 और 28 ये प्रीलिम्स में पूछा होगा क्वेश्चन है। जीएसटी का कितने स्लैब रेट हैं? कितने हैं? 5, 12, 18 और 28, 4 स्लैब रेट हैं जीएसटी। इसका सुझाव सबसे पहले कभी संकल्पना आया था सन 2003 में, और इसके लिए इन्होंने कौन दिया था? एक केरकर। क्या नाम था? केरकर। लिख लो,
2003 में एक केलकर समिति गठित की गई। कौन किया गया था? केलकर। एक पूछा हुआ केलकर समिति कब किया गया था? 2003 में एक केलकर समिति गठित की गई थी और जीएसटी को लागू करा। सबसे फिर से समझिएगा, जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस। अभी तक कितने देशों में है? 150 से ज्यादा। जीएसटी के स्लैब रेट कौन कौन से हैं? 4। ठीक है, 4 रेट हैं। कितना कितना है? 5, 12, 18 और 28। कौन सी समिति गठित की गई थी? केलकर समिति। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो है, जीएसटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर, जीएसटी के दायरे से बाहर, जैसे पेट्रोल और बिजली जीएसटी में शामिल नहीं है। पेट्रोल और बिजली जीएसटी में शामिल नहीं है। तो इस पे कौन लगाता है? यह मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? पेट्रोल और बिजली पर टैक्स कौन लगाता है? यह मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन कुछ वहीं और भी वस्तुएं हैं जिस पे जीएसटी लागू नहीं होता, जैसे सब्जी, खाद्य, कुछ सब्जी हैं, ठीक है, सब्जी, इन सब चीजों पे जीएसटी लागू नहीं होता। खाद्य वस्तु में सब, हाँ, कृषि की वस्तुएं या सब्जी, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट कब आया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 115वां संविधान संशोधन। कौन सा आया था? लेकिन यह पारित नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, 115वां संविधान संशोधन आया लेकिन पारित न हो सका। उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन? 122वां संविधान संशोधन। 122वां संविधान संशोधन आया जो पारित हुआ था 1 जुलाई, जो मतलब पारित नहीं हुआ, लागू हुआ था। और वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना? कौन बता सकता? जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना? 122वां संविधान संशोधन ये तो हो गया। 122वां के तहत इसको एक विधेयक लाया गया। क्या लाया गया? विधेयक ले आया गया। 122 के तहत एक विधेयक ले आया गया, 122वां संविधान संशोधन। और 101वां संविधान संशोधन बना। क्या बना? लिख लो, 101वां संविधान संशोधन बना, जिसके तहत अब यह कानून बन गया। और कानून कब बनता है? कौन बताएगा? पहले बार लोकसभा राज्यसभा में दोनों आपस में विचार विमर्श होने के बाद वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अच्छा, जीएसटी को लागू कराना थोड़ा बहुत क्रिटिकल था। शुरू में जीएसटी का क्या था कंडीशन कि जीएसटी को लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पास होना था। और उसके बाद राज्यों में, आधे से अधिक राज्यों में भी इसको पास कराना था। लेकिन ये बहुत टेढ़ी थी। सरकार ने क्या किया? इसको धन विधेयक के रूप में पेश कर दिया। क्या कर दिया? धन विधेयक के रूप में पेश कर दिया। इसीलिए इसका खूब विरोध हुआ था जीएसटी में। धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया और यह धन विधेयक को कोई राज्यसभा को रोक नहीं लगा सकता। कंडीशन पता है धन विधेयक में क्या होता है? कंडीशन लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा उसको 14 दिन से ज्यादा रख नहीं सकता। इसीलिए इसको धन विधेयक के रूप में पेश करके और राष्ट्रपति से सिग्नेचर करा के 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया। लिख लो, 1 जुलाई 2017 से क्या है? जीएसटी लागू। जीएसटी लागू, ठीक। तो क्या क्या बातें समझे? पहला बात, जीएसटी कब आया? तो पहला कॉन्सेप्ट कब आया था? सन 2003 में। किस समिति का सुझाव दिया था? केलकर समिति, ठीक है। और इससे पहले एक बार एक संविधान संशोधन 115वां संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं होता। उसके बाद फिर कौन सा आया? 122वां संविधान संशोधन, जो पारित हो गया और यह कानून बना। कितना? 101वां संविधान कानून बन गया, ठीक है। ये विधेयक था, ये कानून बन गया। और इसमें कितने टोटल स्लैब रेट हैं? 4 स्लैब रेट हैं, जो मैंने बताया। कितना कितना? 5, 12, 18 और 28, ठीक है। जीएसटी पेट्रोल और बिजली नहीं है। पेट्रोल और बिजली किस पे है? ये मार्केट पे डिपेंड करता है। क्या है? ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पे जो है टैक्स नहीं देना पड़ता।
लेकिन यह क्या करता है, मार्केट डिसाइड करता है कितना। लेकिन इसमें कुछ ऐसे चीज़ हैं जिस पर जीएसटी लागू नहीं है, जैसे कि क्या नाम है, सब्जी और कुछ मेडिसिन, सारे नहीं, कुछ जो बेसिक नेसेसरी मेडिसिन है उस पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा। शुरू में क्या हुआ, जीएसटी लागू होने के बाद जो है राज्य सरकार काफ़ी इसका विरोध करती, राज्य सरकार विरोध करने लगी क्योंकि वह अलग से अपना टैक्स वसूलते थे। और वो टैक्स, कुछ टैक्स ऐसे थे जो राज्य सरकार अपने वसूलता था, कुछ टैक्स ऐसे थे जो राज्य सरकार वसूल के केंद्र सरकार को देता, ठीक है, केंद्र सरकार को देता। समझ में नहीं आ रहा, कल पूछेंगे तो आना चाहिए, मन नहीं लग रहा, मुझे पता चल रहा, नहीं लग रहा, ठीक है। क्या है कि क्या होता था कि जो क्या बता रहे टैक्स, शुरू में क्या था कि जो है राज्य अलग टैक्स वसूलता था, केंद्र अलग वसूलता था। केंद्र को है, केंद्र जो है कुछ मतलब राज्य जो है कुछ ऐसे टैक्स थे जो वसूलता था और सरकार को देता था, लेकिन उसको लाभ होता था। जीएसटी आने के बाद अब सारे टैक्स एक हो गए, ठीक है। सरकार ने कहा कि आपका जो भी घाटा हो रहा है राज्यों का जो भी घाटा हो रहा है जीएसटी लागू होने के बाद, अगले 5 साल तक, देख लो, अगले 5 साल तक जो भी आपका जीएसटी लागू होने से आपके राज्य में घाटा हुआ है उसका 100% भरपाई केंद्र करेगा, 100% भरपाई केंद्र करेगा। अगले 5 साल 2017 से ये बात अगले 5 साल तक जो भी आपका बसो 2017 से 5 साल कितना आएगा बताओ, 5 साल जो भी आएगा। इसमें लेकिन एक समस्या का खड़ा हो गया, बीच में कोविड आ गया और कोविड की वजह से कुछ राज्यों ने मांग किया कि जीएसटी के जो दायरा था 5 साल जो था इसको और बढ़ाया, लेकिन सरकार बढ़ाने से मना कर दी, सरकार जो है आगे नहीं बढ़ा। 5 साल ये टाइम पीरियड भी खत्म हो गया और 5 सालों तक जो भी राज्यों का घाटा हुआ उसको केंद्र सरकार भरपाई दी। और एक बात और ध्यान, जीएसटी जो परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त मंत्री। कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्र सरकार का मिनिस्टर होता है। और जीएसटी में जो सदस्य होते हैं वह प्रत्येक राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रत्येक राज्यों के वित्त मंत्री। लिख लो, अब हम तो जीएसटी लिखाएंगे नहीं क्योंकि जो बात लिखवाना था वो मैंने सारा लिखवा दिया इसमें जीएसटी में। इसमें कौन सा है, इसमें जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके सदस्य कौन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री। तो ये मिला जुला के आपका जीएसटी कंप्लीट हो गया। इसके स्लैब रेट मैंने बता दिया, ठीक है, सारी चीज़ें आपका जीएसटी में कंप्लीट हो गई। एक पॉइंट मैं खोज रहा था, थोड़ा समझे कि कहीं ऐसा नहीं उसमें हो रहा। चलिए ठीक हो गया, ठीक, ओके। बहुत आप लोगों ने पढ़ा, थक गए, बंद कर दो। कितना मिनट, 28 है। के सदस्य कितने होते हैं, सदस्य राज्यों के होते हैं, अब टोटल सदस्य बताएंगे तो एग्जैक्ट डाटा फिगर मुझे कंफर्म गलत बताने से अच्छा है उसको वीडियो पोस्ट Yes, sir.